Hello and Jai Hind to all of you students. This is Bhuvnesh Bharat and welcome back to my YouTube channel Political Science Net Achievers. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, हम तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से जून 2022 नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की, जिस पे रेगुलर मैं वीडियोस आपके लिए लेते आ रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप इन वीडियोस को देखिए। आई होप ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है, आज हम बात करेंगे नगर पालिकाओं के बारे में। हमने ऑलरेडी एक लेक्चर दिया हुआ है। ठीक है, आज उसका सेकंड पार्ट करेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पंचायत्स की बात करेंगे। हालांकि पंचायत्स के ऊपर हमने स्पेशल 2 लेक्चर जो है अपलोड कर दिए हुए हैं, लेकिन जो कुछ बचता था, ठीक है, इसमें आर्टिकल्स बचते थे, पंचायत से रिलेटेड क्या क्या आर्टिकल्स हैं और जो भी सब्जेक्ट्स हैं पंचायत के, ठीक है, कि जिन जिन सब्जेक्ट्स पे पंचायत काम कर सकती है, ठीक है, उन चीज़ों को भी डिस्कस करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आर्टिकल से बहुत सारे तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, और इवन सब्जेक्ट्स को लेकर भी कहीं ना कहीं पंचायत के सब्जेक्ट्स और आपकी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, नगर पालिकाएँ हैं, ठीक है, उनके सब्जेक्ट्स को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो जिस तरह से मुझे जो कुछ भी मुझे लगता है, जो मैं एज्यूम कर पाया हूँ, जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, मैं उस तरीके से ये चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और वीडियो को पूरा देखिए ताकि अच्छे से आपको ये समझ आ सके। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये अच्छे से और समझ आ पाएगा। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे जो आर्टिकल है रिलेटेड टू पंचायत। ठीक है, पंचायत से संबंधित जो आर्टिकल्स है, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। देखिए, आर्टिकल 40 में सबसे पहले जब हमारा संविधान बना ना, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जब यहाँ पे इंक्लूड हमारे संविधान में, ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 40 में ये रिकमेंडेशन दी गई स्टेट को संविधान के द्वारा, हमारे कानून के द्वारा, कि आपको जो है अपने राज्य में जो है एक संगठित और एक स्वायत्त तरह से कहीं ना कहीं एक पंचायत का गठन करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो उस तरह से जो है यहाँ पे बात की जा रही थी आर्टिकल 40 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। इसको प्रैक्टिकल फॉर्म कहाँ दिया गया? जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट होता है आपका 1992 और 93 में। देखिए, 92 और 93 में कंफ्यूज नहीं होना है। 1992 में ये एक्ट जो है पारित किया गया था। ठीक है, दिसंबर 1992 में ये पास हुआ था, और इसको जो एसेट मिली थी 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है, जब ये लागू भी हुआ था। ठीक है, तो ये आप 2 डेट्स को ऐसे याद रखना कि 1992 में ये एक्ट पारित हुआ था और 1993 में ये लागू हुआ था। ठीक है, सेम 74th अमेंडमेंट एक्ट भी है। ठीक है, वो भी 1992 में ही आया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 1993 में। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। ठीक है, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान कहीं ना कहीं इसको एक प्रैक्टिकल फॉर्म दिया गया। ठीक है, पंचायती राज को, जहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो है एक संविधान में जो 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है पंचायत से संबंधित, ठीक है, और भाग 9 जोड़ा जाता है पंचायत से संबंधित, और आर्टिकल क्या जोड़े जाते हैं? देखिए, आर्टिकल 243 टू 243 ओ तक जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है कि आर्टिकल 40 में भी कहीं ना कहीं पंचायतों का जिक्र है, अनुसूची 11 में पंचायतों का जिक्र है, संविधान के भाग 9 में पंचायतों का जिक्र है, और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक हमारे पंचायतों का ही जिक्र है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 जो है इनके जो आर्टिकल्स को समझेंगे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है ये आर्टिकल, कि किस आर्टिकल में किस चीज़ की बात की गई है, पंचायत से संबंधित जो आर्टिकल है। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 243, ठीक है, इसमें डेफिनेशन की बात की गई है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे लगेंगे वो भी मैंने यहाँ पे टिक किए, और मैं आपको बता दूंगा कि इन चीज़ों को आप थोड़ा गंभीरता से लें और इनको आप तो मतलब याद कीजिए। ठीक है, इनको कभी मत भूलिए। आर्टिकल 243 में डेफिनेशन की बात की जा रही है। ठीक है, पंचायत की डेफिनेशन की बात की जा रही है आर्टिकल 243 में। अब 243A, इसमें जो ग्राम सभा की बात की जाए, देखिए ग्राम सभा का जो कहीं ना कहीं प्रावधान है वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया है। ठीक है, कि एक ग्राम सभा होगी आपकी पंचायतों में। ठीक है, और उस ग्राम सभा में हर वो सदस्य जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है और आपकी पंचायत में रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो वो ग्राम सभा का सदस्य हो जाता है। ठीक है, ये 243A में है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि ग्राम सभा का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है,
तो ये आपका 243A है। उसके बाद 243B, ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई, ठीक है, पंचायत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसकी बात 243B में की गई है। इसे जब 243C की बात करें हम, तो इसमें कंपोजिशन की बात की गई कि आपकी पंचायतों का गठन किस तरह से होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 243C इसकी बात करता है। 243D वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की जा रही है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि रिजर्वेशन की पंचायतों में जो रिजर्वेशन है, ठीक है, जो 1/3 आपकी विमेंस के लिए है, ठीक है, और बाकी SC ST के लिए जो रिजर्वेशन है, ठीक है, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो प्रावधान किया गया है कि रिजर्वेशन होनी चाहिए आपकी पंचायतों में, ठीक है, फॉर SC ST और विमेंस के लिए। विमेंस के लिए कितनी? 1/3 रिजर्वेशन विमेंस के लिए, ठीक है। तो ये प्रावधान कहाँ किया गया है? 243D में। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 243E में ड्यूरेशन की बात की जा रही है कि आपकी पंचायतों का जो कार्यकाल होगा वो फिक्स्ड होगा, 5 साल के लिए होगा। उससे पहले भी पंचायतों का विघटन हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास वक्त है कि अभी तक 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, तो आपका जो इलेक्शन है वो दोबारा करवाए जाएंगे, ठीक है, पंचायत के इलेक्शन दोबारा करवाए जाएंगे, लेकिन बचे हुए समय को पूरा करने के लिए, ठीक है। दोबारा से फ्रेश इलेक्शन होंगे, लेकिन वो 5 साल के लिए नहीं होंगे। वो जो आपका रिमेनिंग पीरियड बचा हुआ है 5 साल का, आपको सिर्फ उसी बचे हुए समय के लिए जो दोबारा इलेक्शन करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि 6 महीने से वैसे ही टाइम कम बचा हुआ था पंचायत का कार्यकाल ख़त्म होने के लिए, और पंचायत ख़त्म हो गई या पंचायत का विघटन हो गया, तब इलेक्शन जब होगा तो वो इलेक्शन जो है पूरे 5 साल के लिए होगा, ठीक है। और ये जब विघटन होता है तो विदिन 6th मंथ आपको 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन की बात यहाँ पे 243E के द्वारा हो रही है। फिर 243F की बात करें हम, डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे योग्यताओं या अयोग्यताओं की बात की जाती है, ठीक है, कि अगर आपको जो पंचायत का एक सदस्य बनने के लिए आप यूँ सोचिए कि आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हो पंचायत का, ठीक है, तो आपकी मिनिमम जो एज है, ठीक है, जो 21 ईयर होनी चाहिए आपको। अगर आप 21 ईयर पूरे हो तो आपको जो किसी भी आधार पर जो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। बाकी अदर काइंड ऑफ अगर कोई किसी आधारों पर डिस्क्वालीफाई अगर किया जाना हो तो वो चीज़ें कौन डिसाइड करता है? स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, जो आपके राज्य का विधानमंडल है वो तय करेगा कि आपको किन आधारों पर डिस्क्वालीफाई किया जाए पंचायतों में, ठीक है। 243G बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाती है, ठीक है, कि आपकी जो पंचायत है उसकी क्या क्या पावर्स हैं, किन किन फंक्शंस को ये कर सकता है, और क्या क्या इसके सब्जेक्ट्स होंगे, किस किस तरह की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, क्या इसकी अथॉरिटी होगी, ठीक है। ये देखिए मैंने लिखा 29 मीन्स इसी आर्टिकल के तहत जो आपकी जो पंचायतों को जो 29 विषय दिए गए हैं, ठीक है, 29 सब्जेक्ट्स जो राज्य के द्वारा सौंपे गए हैं कि आपकी जो पंचायत है वो कितने विषयों पे काम कर सकती है? 29 विषयों पे काम करेगी, ठीक है। तो इनका जिक्र कहाँ है? 243 आर्टिकल G में, ठीक है, 243G में ये किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 243H, जिसमें टैक्स और फंड को लेकर जो पंचायतों की पावर है उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। उसके बाद 243I, ठीक है। 243I किस चीज़ से संबंधित है? फाइनेंस कमीशन से संबंधित, जो वित्तीय आयोग बनेगा। क्योंकि मान लीजिए पंचायतों को ग्रांट देनी है, ठीक है, या पंचायतों का जो भी लेखा जोखा है, ठीक है, उस सब चीज़ों की देखरेख करने के लिए फाइनेंस कमीशन का जो गठन होगा हर 5 साल में, और इसका जो अध्यक्ष होता है उसको कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। 243J, जिसमें ऑडिट की बात की जा रही है, ठीक है, कि राज्य सरकार क्या कर सकती है? ऑडिट की स्थापना कर सकती है, ठीक है, ताकि जो भी फाइनेंस लगता है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, जो पंचायतों में जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है, उन सब चीज़ों की देख रेख या उसका एक आप यूँ सोचिए कि उनकी मेंटेनेंस के लिए जो है एक ऑडिट का कहीं ना कहीं गठन किया जाता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये 243J में है, ये भी याद रखने लायक है। जो मेन बात आती है इलेक्शन की, देखिए पंचायत को जो इलेक्शन है वो कौन से आर्टिकल के तहत होते हैं? आर्टिकल 243K, ठीक है। इसके तहत जो है पंचायतों में आपके इलेक्शन किए जाते हैं, ठीक है। और इलेक्शन मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि इलेक्शन जो अगर मान लीजिए आपकी पंचायत का विघटन हो जाता है तो आपको विदिन 6th मंथ जो इलेक्शन करने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर आपका जो रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है उसके लिए आपका जो नए पंचायत के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए 6 महीने से कम टाइम बचा हुआ है तो आपकी जो पंचायत के जो इलेक्शन होंगे वो पूरे समय के लिए होंगे, पूरे 5 साल के लिए होंगे, ठीक है। अब 243L लेते हैं। देखिए एप्लीकेशन टू UTS, इसका मतलब है UTS मीन्स यूनियन टेरिटरीज़, ठीक है, जो संघीय शासनात्मक जो आपके प्रदेश हैं, ठीक है, जहाँ पे संघ का शासन होता है, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे क्या है
यहाँ पे बात की गई है कि एप्लीकेशन इनको अप्लाई कर किया जा सकता है किसको, ये जो एक्ट है ना 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जितने भी प्रावधान किए गए हैं उन सब प्रावधानों को जो है यूनियन टेरिटरीज़ में भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे, अगर राष्ट्रपति वहाँ पे अलाउ कर दे। ठीक है, तो राष्ट्रपति के कहने पे जो है इस एक्ट के सारे प्रावधानों को जो है यूनियन टेरिटरीज़ में अप्लाई किया जा सकता है। 243M की बात करें, पार्ट नो टू अप्लाई इन सर्टेन एरियाज़। ठीक है, तो इसके तहत देखिए जो कुछ सर्टेन एरियाज़ हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो आपकी अनुसूची 5 है उसके तहत जो भी राज्य हैं जिनको जो सर्टेन राज्य हैं जिनको जो है एसटी और एससी या आप यूँ कहें कि जिनको ट्राइबल और शेड्यूल एरिया जो है घोषित किया गया है, ठीक है, वहाँ पे ये लागू नहीं होता। ठीक है, फिर क्या हुआ था, देखिए 1996 में क्या हुआ था, एक पेसा एक्ट आया था। पेसा एक्ट आया था जहाँ पे ये बात कही गई कि पंचायतों को जो एक्सटेंड किया जाए, पंचायतों की एक्सटेंशन जो है उन एरिया में भी की जाए, वहाँ पे भी पंचायती राज सिस्टम को लागू किया जाए। या आप यूँ कहें कि जो आर्टिकल 7 ये जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, इसके जो प्रावधान है उनको जो है ट्राइबल और शेड्यूल एरिया में भी अप्लाई किया जाए। ठीक है, 243 का एन जो है उसमें लॉज की बात की जाती है। ठीक है, और 243 डी ओ जो लास्ट है, ठीक है, इसमें बार टू इंटरफेरेंस की बात की जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। ठीक है, पर इसमें से कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो ज़्यादा टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखिए आपके 243G जिसमें पावर्स और फंक्शंस की बात की जाती है। ठीक है, आपका 243E ड्यूरेशन की बात की जाती है, 243D जिसमें रिजर्वेशन की बात की जाती है। ठीक है, इलेक्शन 243K, ठीक है, ऑडिट 243 का जे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो बहुत 243 देखिए जहाँ पे ग्राम सभा की बात की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ज़्यादा टफ नहीं या इजी है समझना सारा। आप इनका एक छोटा सा निमोनिक या ट्रिक अपने हिसाब से कोई बना के आप इनको याद आराम से कर सकते हो। बाकी मैं भी कोशिश करूँगा आने वाले लेक्चर्स में अगर जो भी मेरे से आसान से तरीके में अगर कोई निमोनिक बनता होगा या कोई ट्रिक बनता होगा मैं आपको ज़रूर ऐसा कुछ वो बताऊँगा आने वाले वीडियोज़ में, जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें याद करने में ज़्यादा आसानी रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो 29 फंक्शनल आइटम्स है पंचायत की, उन पे हम बात करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पंचायत को कितने फंक्शन दिए गए हैं, 29, ये आपने याद रखना है। दूसरी बात क्या है कि इसमें कौन कौन से फंक्शन हैं, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस में आ जाते हैं कि कौन सी चीज़ जो है पंचायत के अंतर्गत आती है, कौन सी चीज़ जो नहीं आती है, कौन सा फंक्शन है या कौन सी आइटम है जिस पे पंचायत जो है काम कर सकती है। ठीक है, तो हमें पता है कि 11वीं अनुसूची में जो है 29 फंक्शंस जो है पंचायतों को दिए गए हैं। ठीक है, अब कौन कौन से उसमें से एक नज़र हम उस पर डालते हैं। देखिए एग्रीकल्चर की बात होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर की एक्सटेंशन करना या यूँ समझिए कि कृषि का विकास करना भी पंचायत का काम है। लैंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है, जो आपका भूमि सुधार है। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, पानी की व्यवस्था करना, आपके छोटे जो वाटर शेड होते हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं डेवलप करना। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, पशुपालन है आपका, मछली पालन है, सोशल फॉरेस्ट्री है, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात होती है, ये भी कहीं ना कहीं पंचायत के ही विषय हैं। ठीक है, विलेज इंडस्ट्री की बात की जो कि गांव के उद्योग हैं। ठीक है, जैसे मान लो खड्डी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है कहाँ आती हैं, कहीं ना कहीं पंचायत ने ही उन पे काम करना होता है, पंचायत ने ही उन चीज़ों को या तो प्रिवेल करके रखना होता है या तो उन चीज़ों का विकास करना होता है। रूरल हाउसिंग की बात होती है। ठीक है, कच्चे मकानों की जगह लोगों के पक्के मकान बनवाना। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर का कहीं ना कहीं बंदोबस्त करना। फ्यूल एंड फॉडर, रोड्स ब्रिज एंड वाटरवेज, ठीक है, कि जो भी आपके कम्युनिकेशन के जो भी कहीं ना कहीं जो भी जिस भी चीज़ से आप लोगों को जोड़ा जाए, ठीक है, वो सारी व्यवस्थाएं करना। ठीक है, कम्युनिकेशन का जो भी मीन्स है, ठीक है, सब चीज़ों का डेवलपमेंट करना, विकास करना। फिर 14वें नंबर पे आता है आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, देखिए गांव के जो रास्ते होते हैं, कच्चे मार्ग होते हैं, वहाँ पे अंधेरा ही होता है। अब शहरों में तो लाइटें होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो पंचायत का ये काम है कि गाँव में भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन की व्यवस्था की जाए। ठीक है, गाँव के जो कच्चे रास्ते होते हैं वहाँ पे स्ट्रीट लाइटें लगाई जाए। ठीक है, ये भी पंचायत के अंदर आता है। 15वां है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है, जो गैर परंपरागत एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनको प्रिवेल करना, मेंटेन करना। पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ठीक है, गरीबी उन्मूलन से जो कार्यक्रम होते हैं ना उनको भी कहीं ना कहीं अप्लाई करना जो है पंचायत का ही काम होता है, ताकि पंचायतों में लोगों की गरीबी दूर हो। ठीक है, एजुकेशन की बात की जाती है। ठीक है, एजुकेशन को भी एजुकेशनल कार्यक्रम जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो वहाँ पे कंडक्ट करवाना। टेक्निकल ट्रेनिंग की बात की जाती है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें तकनीकी तौर पर जो है ट्रेनिंग की
की व्यवस्था कौन कौन करवाएगा? पंचायत के अंतर्गत ये भी काम आता है, ठीक है। एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन की यहाँ पे बात होती है, लाइब्रेरीज़ की बात होती है। आपके गांव में लाइब्रेरीज़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बच्चे होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ऐसी सुख सुविधाएं या ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती है लाइब्रेरीज़ की। तो ये भी हालांकि पंचायत का काम है, लेकिन हमने तो कभी अपनी पंचायत में लाइब्रेरी देखी नहीं। अब हम भी ज़रूर बोलेंगे, अपनी पंचायत में आवाज़ उठाएंगे कि हमारे लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करो, ठीक है। नेक्स्ट है जो ये 20 हो गए। अब 21 आता है कल्चरल एक्टिविटीज़, ठीक है। कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाना पंचायत के अंतर्गत आता है। मार्केट एंड फेयर्स, ठीक है, जो मार्केट एंड फेयर्स मीन्स जो भी ये आपकी जो फंक्शन कल्चरल एक्टिविटीज़ में जो मेले होते हैं ना, ठीक है, उन सब चीज़ों की व्यवस्था करना, ये भी कहीं ना कहीं पंचायत के अंतर्गत आता है। हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है, स्वास्थ्य और जो भी कहीं ना कहीं साफ़ सफाई से संबंधित जो भी कार्यक्रम है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, पंचायत के अंतर्गत आते हैं। फैमिली वेलफेयर, ठीक है, पारिवारिक कल्याण की बात की जाए तो पारिवारिक कल्याण के लिए भी जो कार्यक्रम है वो कहाँ किसके द्वारा चलाए जाने चाहिए? पंचायत के द्वारा चलाए जाने चाहिए। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, कहीं ना कहीं औरतों को जैसे आरक्षण देने की बात की गई है, ठीक है, 1/3 जो है आरक्षण जो है औरतों को मिलना चाहिए। और चाइल्ड डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं पंचायत का ही ज़्यादातर रोल रहता है। फिर सोशल वेलफेयर की बात की जाती है तो ये वही चीज़ें हैं कि सामाजिक कल्याण के लिए आप जितने भी कार्यक्रम स्टार्ट कर सकते हैं, ये चला सकते हैं, आपको सब चीज़ें चलानी पड़ेंगी, क्योंकि सोशल वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके अंतर्गत आता है? पंचायत के अंतर्गत आता है, ठीक है। 27 है आपका वेलफेयर ऑफ वीकर्स, ठीक है, वेलफेयर ऑफ वीकर्स मीन्स जो भी समाज में या आपकी पंचायत में जो भी वीक सेक्शन है ना, जो मान लीजिए कि वो इकोनॉमिकली वीक हैं, एजुकेशनली वीक हैं, या किसी और तरीके से अगर वो कमज़ोर हैं, ठीक है, तो आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर है, तो उनके कल्याण के लिए प्रोग्राम्स बनाना, ठीक है, उनके कल्याण के लिए काम करना है, ऐसे प्रोग्राम्स जो है अप्लाई करना है ताकि उनका कल्याण हो सके, उन लोगों का कहीं ना कहीं थोड़ा डेवलपमेंट विकास हो सके, ठीक है। तो उन लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने ये भी पंचायत के अंतर्गत आता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी असेट्स, ठीक है। तो देखिए ये सारे फंक्शंस कहाँ पे आते हैं? ये आते हैं पंचायत के अंतर्गत, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो नेक्स्ट हम देखेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में आया था और 1993 में इसको लागू किया गया था। ये किससे संबंधित था? ये था म्यूनिसिपैलिटीज़ या नगर पालिकाओं से संबंधित था, ठीक है। इसमें क्या होता है? पार्ट 9A जोड़ा गया हमारे संविधान में और शेड्यूल 12 जोड़ी गई, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसको याद रखना भी। देखिए पार्ट 9 जो है पंचायतों से संबंधित था, जो पार्ट 9 जोड़ा गया और 73rd अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। और 74th में क्या जोड़ा गया? पार्ट 9 का A, और किससे संबंधित था? ये म्यूनिसिपैलिटी से, और शेड्यूल 12, ठीक है। आर्टिकल जोड़े गए इसमें 243P से 243ZG तक। अब आइए देखते हैं कि क्या है ये आर्टिकल्स, किन किन चीज़ों की बात की गई है इन आर्टिकल्स में, ठीक है। तो आर्टिकल 243P जिसमें डेफिनेशन की बात की गई, म्यूनिसिपैलिटी को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 243Q, ठीक है, इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। आर्टिकल 243 का R, इसमें कंपोजिशन की बात की गई है कि आपकी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, नगर पालिकाएँ हैं, उनको किस तरह से कंपोज किया जाएगा, किस तरह से उनका पुनर्गठन होगा, ठीक है। और आर्टिकल 243S ये वार्ड कमेटी से संबंधित है, ठीक है। वार्ड कमेटीज़ जैसे इसमें बात की गई थी 74th अमेंडमेंट एक्ट में कि ऐसी नगर पालिकाएँ जिसमें लगभग 2 वार्ड हों, ठीक है, वहाँ पे वार्ड कमेटीज़ भी बनाई जानी चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टी की, 243 का टी। देखिए इसमें रिजर्वेशन की बात की गई, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये। रिजर्वेशन की बात की गई थी कि जो भी SC ST कैटेगरी के लोग हैं उनको जो है रिजर्वेशन दी जानी चाहिए, और ज़्यादातर जो आपकी जो वीमेंस है, ठीक है, उनको 1/3 रिजर्वेशन की बात की गई थी, ठीक है। और इसमें जो है म्यूनिसिपैलिटी के जो चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, तो चेयरमैन को जो रिजर्वेशन दे दी जाएगी वो स्टेट की जो आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, या आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो डिसाइड करेगा कि उनको किस तरह से रिजर्वेशन दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है 243 का U, ड्यूरेशन। इसमें ड्यूरेशन की बात की जा रही है, कार्यकाल की बात की जा रही है कि आपकी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है, नगर पालिकाएँ हैं, उनका कार्यकाल कितना होना चाहिए, ठीक है। तो 5 साल के कार्यकाल की यहाँ पे बात की गई है। 243V, ठीक है, जिसमें डिसक्वालिफिकेशंस की बात की गई है कि किसी मेंबर्स को जो है किन आधारों पर क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है।
243 का डब्ल्यू, जिसमें पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की गई है, ठीक है। जिस तरह से 243 का जी बहुत इंपॉर्टेंट था, देखिए उसमें जो है पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी, पंचायत की। जो 29 सब्जेक्ट्स हमने अभी पीछे डिस्कस किए हैं वो कहाँ पे थे, 243 जी में, ठीक है। लेकिन 243 डब्ल्यू में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर की बात की जाएगी, म्यूनिसिपैलिटीज़ की, ठीक है। कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के क्या क्या कार्य होंगे, क्या क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनेगी, और टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कार्य कितने हैं इनके, 18, ठीक है। उस पर आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तो 243 एक्स, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं टैक्स और फंड से रिलेटेड जो म्यूनिसिपैलिटीज़ की पावर की बात की गई है। 243 वाई, इसमें फाइनेंस कमीशन की बात की जा रही है, ठीक है। कि एक फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति की का कहीं ना कहीं जो इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी हर 5 साल बाद, ठीक है। और जो फाइनेंस कमीशन का जो अध्यक्ष होता है इसको कौन चुनता है, राज्यपाल चुनेगा, ठीक है। तो जो वित्तीय मामले देखेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, ठीक है, या पंचायत हैं, या आप यूँ कहें कि जो भी लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके लिए कहीं ना कहीं ग्रांट देगा, जो फाइनेंशियल एड देगा, ठीक है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। 243 का जो जेड है, इसमें ऑडिट की बात की गई है कि इस फाइनेंस जो भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, ठीक है, उसके मेंटेनेंस के लिए कहीं ना कहीं उसका एक देख रेख है, उसका एक लेखा जोखा देखने के लिए कहीं ना कहीं ऑडिट की स्थापना कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। तो ऑडिट का जिक्र कहाँ है, 243 के जेड में, ये म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड, ठीक है। अब 243 जेड का ए, इसमें देखिए इलेक्शन की बात होती है, ठीक है, कि जो भी चुनाव होंगे, म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव कैसे होंगे, कब होंगे और कितने टाइम बाद हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि म्यूनिसिपैलिटी का अगर मान लीजिए विघटन हो जाता है, ठीक है, अगर म्यूनिसिपैलिटी का विघटन हो जाता है तो दोबारा से इलेक्शन करवाए जाते हैं विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएंगे, और बचे हुए समय के लिए करवाए जाएंगे, ठीक है। जो भी 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है, जो भी बचा हुआ टाइम बचा हुआ है उसके लिए जो है इलेक्शन दोबारा से करवाए जाएंगे। लेकिन अगर वक्त जो है 6 महीने से कम बचा हुआ है, ठीक है, तो दोबारा से वो बचे हुए समय के लिए इलेक्शन नहीं होगा, बल्कि दोबारा से पूरे 5 साल के लिए इलेक्शन होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं 243 के जेड बी में, जिसमें एप्लीकेशन टू यूटीएस, ये यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है कि क्या इस एक्ट में, ये जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, क्या इसके प्रावधान जो है वो जो है यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई किए जा सकते हैं। तो यस, ये किए जा सकते हैं। यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट अगर अलाउ कर दें, ठीक है, तो ये प्रावधान जो है कहीं ना कहीं जो संघीय क्षेत्र हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है इनको अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है 243 जेड सी, जिसमें पार्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन एरिया, जिसमें कहीं ना कहीं आपके जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट एरिया होते हैं, ठीक है, वहाँ पे इनको अप्लाई करने की बात होती है कि क्या ये अप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो ये वहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट है 243 जेड डी, ठीक है, जिसमें कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ठीक है, तो जिला स्तर पे एक नियोजन समिति की स्थापना की भी बात जो है इसमें 74th अमेंडमेंट एक्ट में की गई है। तो जो 243 जेड डी में इसका प्रावधान है, और 243 जेड ई में जिसे कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया जहाँ पे ऐसे बड़े एरिया या बड़े महानगर जहाँ पे 10 लाख के आसपास पॉपुलेशन हो, 2 से ज़्यादा या 2 के आसपास वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ हो, ठीक है, तो इन एरियाज़ के लिए भी एक कहीं ना कहीं एक मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के लिए भी कहीं ना कहीं प्लानिंग कमेटी की बात की गई है, ठीक है। तो 243 जेड ई में ये बात कही गई है। 243 जेड एफ में कंटिन्यूएंस ऑफ लॉ मींस कि आपको विद इन 1 ईयर का जो एक फिक्स टाइम होता है, ठीक है, आपको 1 साल के अंदर अंदर इस एक्ट के द्वारा जो भी प्रावधान लिए गए हैं या जो भी कानून बनाए गए हैं, आपको वो सारी चीज़ें अडॉप्ट करनी है, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं अप्लाई करना है विद इन 1 ईयर, ठीक है। और 243 जेड जी में बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन आर्टिकल्स में यहाँ पे दी गई हैं, और ये आर्टिकल्स किससे संबंधित है, हमारी नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो सकते हैं, तो आप इनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए जो 18 फंक्शनल आइटम्स है, ठीक है, वो म्यूनिसिपैलिटीज़ को दी गई है, ठीक है, 12 शेड्यूल्स के अंतर्गत, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी वो फंक्शनल आइटम्स है जिसपे जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ काम कर सकती है। तो सबसे पहले देखिए अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग मीन्स जो अर्बन की डेवलपमेंट है, ठीक है, उससे संबंधित जो प्लानिंग है, ठीक है, तो उस पर काम करना। दूसरा रेगुलेशन ऑफ लैंड, तीसरा प्लानिंग फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो प्लानिंग है, ठीक है, कि कहाँ की, अर्बन लोकेलिटी की, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं फंक्शनल आइटम है जो म्यूनिसिपैलिटी के अंतर्गत आती है, ठीक है। वाटर सप्लाई की यहाँ पे बात हो रही है, जैसा कि हमने पंचायतों के संदर्भ में भी देखा कि जो आप यूँ सोचिए कि ग्रामीण स्तर पर जो इस तरह के कार्य है, विकासात्मक कार्य है, वो आपकी
पंचायत करेगी, और वही विकासात्मक कार्य जो आपके शहरों में या किसी बड़े मतलब बड़े स्थानीय स्तर पर है जैसे शहरों में, ठीक है, तो वो सारे काम किसके अंतर्गत आते हैं, वो म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन की बात की जा रही है कि लोगों के स्वास्थ्य और कहीं ना कहीं साफ़ सफाई की जिम्मेवारी भी यहाँ पे किसकी है, म्यूनिसिपैलिटीज़ की है, कहीं ना कहाँ शहरों में, ठीक है। फायर सर्विसेज की बात की जाती है, ठीक है। अर्बन फॉरेस्ट्री, ठीक है, आपकी जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन भी होती है, ठीक है, या एक फॉरेस्ट्री करना, ठीक है, अर्बन आपके शहरों में, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके वहाँ पे पेड़ लगाना, ठीक है, पौधारोपण करना और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, तो ये सब चीज़ें उसमें आती है, जो कि कहाँ किसके अधीन आती है, म्यूनिसिपैलिटीज़ के अधीन आती है, ठीक है। सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, ठीक है, जो भी कमज़ोर वर्ग है आपके सोसाइटी का, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके हितों की रक्षा करना, उसके हितों के लिए काम करना, उसके हितों को ध्यान में रखकर पॉलिसीज़ बनाना, ठीक है। स्लम्स इंप्रूवमेंट की बात की जाती है, ठीक है, जो आपके स्लम्स होते हैं, ठीक है, आपके शहरों में, ठीक है, कहीं ना कहीं उनके हालात में सुधार करना, ठीक है। अर्बन पावर्टी एलिवेशन, अब हमने रूरल पावर्टी एलिवेशन का भी पढ़ा, लेकिन जो कि कहाँ था, वो था आपके पंचायतों के उसमें ज्यूरिसडिक्शन में, ठीक है। लेकिन जो अर्बन पावर्टी एलिवेशन है, ठीक है, कि आपका जो शहरी गरीबी उन्मूलन है, ठीक है, इससे संबंधित प्रोग्राम बनाना, ये भी किसके अंतर्गत आता है, म्यूनिसिपैलिटी। नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर अर्बन एमिनिटीज़, ठीक है, प्रोविज़न फॉर अर्बन एमिनिटीज़, तो ये भी इनके अंतर्गत आता है। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल प्रमोशन, ठीक है, कि कहीं ना कहीं आप अपने कल्चर को, संस्कृति को और शिक्षा को भी आप जो प्रमोट करो, ठीक है, ये भी इस पर भी कौन काम कर सकता है, म्यूनिसिपैलिटीज़ को ही करना पड़ता है इससे भी। ब्यूरियल्स एंड क्रीमिनेशन ग्राउंड, ठीक है, कहीं ना कहीं जो आप जो जैसे मान लीजिए जो डेथ्स होती है ना, मौतें होती है, फिर उसके बाद जो उनको जलाने का काम जो होता है या दफनाने का काम होता है, तो उसके लिए जो ग्राउंड्स है, ठीक है, उनका प्रोविज़न भी कौन करता है, म्यूनिसिपैलिटीज़ के द्वारा ही किया जाता है। प्रिवेंशन क्रूअलिटी टू एनिमल, ठीक है, कहीं ना कहीं जानवरों के साथ जो क्रूअलिटी होती है, जो निर्दयता होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को रोकना, तो उस चीज़ को रोकने के लिए भी कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वो भी कौन बनाता है, म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाएगी, ठीक है। स्ट्रीट लाइटिंग, जैसे शहरों में भी तो कहीं ना कहीं जैसे स्ट्रीट लाइटिंग्स की व्यवस्था करना, वो सारे नगर पालिका ही ऐसे से काम करती है और नगर पालिका को ही वो काम करने पड़ते हैं, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर्स एंड हाउसेस, ठीक है, देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं किस चीज़ को, जो ये वध होते हैं ना, जो मान लीजिए जो गाय का वध होता है, ठीक है, या इस तरह से समाज में जो ऐसी ऐसी कुरीतियाँ हो रही कि लोग जो अपना इनकम सोर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, जानवरों का वध करते हैं, ठीक है, उनका चमड़ा बेचते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को जो कहीं ना कहीं रोकना है, ठीक है, इनका विनियमित करना है कि ये चीज़ें आगे ना बनी रहे, इनको रोकना होता। तो ये सारे जो इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये आते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के अधीन आते हैं, ठीक है, और 18 आइटम्स हैं, ठीक है, 18 आइटम्स हैं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कितनी आइटम्स जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ के अधीन है और कितनी जो है पंचायत के अधीन है। तो पंचायत के अधीन हमने देखा कितनी थी, 29, और म्यूनिसिपैलिटीज़ के अधीन कितनी थी, 18, ठीक है। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट की। जो अर्बन गवर्नमेंट होती है उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी जैसे 8 प्रकार की है ये, ठीक है, जिसमें हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, म्यूनिसिपैलिटी की बात करते हैं, तीसरे नंबर पर नोटिफाइड एरिया कमेटी आती है, चौथे पे कैंटनमेंट बोर्ड आता है, ठीक है, टाउनशिप, टाउन एरिया कमेटी, पोर्ट ट्रस्ट एंड स्पेशल प्रोविजन एजेंसी, ठीक है। तो ये सारे जो है कहीं ना कहीं अर्बन लोकल गवर्नमेंट के ही फॉर्म है, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो पहली जो अर्बन गवर्नमेंट है हमारी, दैट इज़ कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, देखिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है इसकी स्थापना जो बड़े बड़े शहरों के लिए की जाती है, ठीक है, जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलोर, ऐसे ऐसे जो बड़ी बिग सिटीज़ हैं ना, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है, या वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट के लिए है, वहाँ पे उसके लिए जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाती है, ठीक है। अब अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टेट में अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना जब करनी होती है, तो वो जो है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा होती है, ठीक है, जो भी राज्य की जो विधान मंडल होता है, ठीक है, उसके एक्ट के द्वारा कहीं ना कहीं इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन अगर बात करें हम यूनियन टेरिटरीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, तो यूनियन टेरिटरीज़ के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के द्वारा जो है उसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम नेक्स्ट चीज़ क्या देखते हैं कि इसकी जो 3 अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिसमें एक होती है काउंसिल, दूसरी होती है स्टैंडिंग कमेटी, और तीसरा होता है कमिश्नर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, काउंसिल जो होती है ना, उसमें एक काउंसलर होता है जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो है लोगों के द्वारा जिसको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली, और प्लस इसमें बोलता है कि कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कामों में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है, अनुभवी होते हैं, उन लोगों को जो यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। प्लस जो इसका जो चेयर होता है, ठीक है, जो वहाँ पे वो मेयर होता है, ठीक है, मेयर, ठीक है। तो मेयर को जो है कहीं ना कहीं असिस्ट कौन करता है, डेप्यूटी मेयर असिस्ट करता है, ठीक है।
और दूसरी बात क्या है, जो मेयर का जो काम होता है वो कहीं ना कहीं इस काउंसिल के द्वारा जो भी मीटिंग्स करवाई जाती है उसको प्रेसिडाइज करता है, ठीक है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है, मेयर करता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं अगर स्टैंडिंग कमेटी की, तो स्टैंडिंग कमेटी भी क्या है, स्टैंडिंग कमेटी कहीं ना कहीं काउंसिल को ही फैसिलिटेट करने के लिए या काउंसिल को ही असिस्ट करने के लिए जो है स्टैंडिंग कमेटी की भी स्थापना की जाती है, ठीक है। अगर हम कमिश्नर की बात करें, जो नंबर 3 पे हम बात करते हैं, तो कमिश्नर क्या है, ही इज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो कमिश्नर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, ठीक है, देखिए, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल एंड स्टैंडिंग कमेटी। जो पहली दो हमारी अथॉरिटीज़ है जिसमें काउंसिल और स्टैंडिंग कमेटी की हम बात कर रहे हैं, इनके द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कमिश्नर की है, ठीक है। तो ये कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूनिसिपैलिटी की। देखिए म्यूनिसिपैलिटी होती है जो नगर पालिका होती है, ठीक है। ये स्मॉल टाउन या स्मॉल सिटीज़ के लिए होती है, ठीक है। इट कैन बी एस्टेब्लिश फॉर ओनली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल टाउन और सिटीज़, ठीक है। अगर हम स्टेट की बात करें तो जैसे हमने पीछे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को की स्थापना करना है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा होती है, ठीक है। और अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो पार्लियामेंट, तो म्यूनिसिपैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी सेम ही है, ठीक है। स्टेट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरीज़ जो आपके जो संघीय प्रदेश हैं, ठीक है, वहाँ के लिए पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा वहाँ पे स्थापना की जाती है। इसकी भी 3 अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है। एक काउंसिल होती है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक लेजिस्लेटिव विंग का काम करती है, ठीक है। काउंसिल में जो एक काउंसलर होता है जिसको डायरेक्टली लोगों के द्वारा जो है इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब उसका जो हेड होता है, ठीक है, हेड कौन होता है, इसका एक प्रेसिडेंट होता है, या तो चेयरमैन होता है या तो उसको प्रेसिडेंट कहते हैं, जो इसको हेड करता है या इसकी अध्यक्षता करता है जो भी काउंसिल की मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। दूसरी जो इसकी अथॉरिटी दैट इज़ स्टैंडिंग कमेटी, तो कहीं ना कहीं स्टैंडिंग कमेटी भी इसको फैसिलिटेट करने का काम करती है, किसको, काउंसिल को, ठीक है। और जैसा कि हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के संदर्भ में भी देखा, वहाँ भी सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम रहेगा, लेकिन जैसे वहाँ पे कमिश्नर था ना, तीसरी एजेंसी या तीसरी अथॉरिटी, तो यहाँ पे जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की किस काम के लिए, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जो दिन प्रतिदिन का एडमिनिस्ट्रेशन जो चलेगा या जो स्टैंडिंग कमेटी और काउंसिल के द्वारा जिस तरह की पॉलिसीज़ या जिस तरह के डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। डे टू डे के जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको देखने के लिए, ठीक है। और स्टैंडिंग कमेटी के बारे में दूसरी बात यहाँ पे ये कि ये किस तरह के कामों के साथ डील करता है, जैसे पब्लिक वर्क, टैक्सेशन और हेल्थ के साथ जो स्टैंडिंग कमेटी डील करती है और फैसिलिटेट करती है आपकी काउंसिल को, ठीक है। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या करता है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब डे टू डे के एडमिनिस्ट्रेशन को जो है लुक आउट करता है आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो दिस वाज अबाउट म्यूनिसिपैलिटी। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, और तीसरा है नोटिफाइड एरिया कमेटी। नोटिफाइड एरिया कमेटी की स्थापना जो 2 तरह के एरियाज़ के लिए होती है। पहला होता है जो फास्ट डेवलपिंग टाउन है, ठीक है, जहाँ पे ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन मान लीजिए कि वहाँ पे जो है बहुत तेज़ गति से जो वहाँ पे विकास हो रहा है, ठीक है। एक तो हो गया ऐसा एरिया। दूसरा एरिया क्या हो गया, जो विच डज़ नॉट फुलफिल द कंडीशन किस बात की फुलफिल नहीं कर पा रहा वो, देखिए, एक म्यूनिसिपैलिटी के लिए, ठीक है, एक म्यूनिसिपैलिटी एरिया घोषित करने के लिए जो कंडीशन होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक ऐसा एरिया जो अभी तक जो वैसी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो एक वो एरिया हो गया, और एक जो काफ़ी फास्ट डेवलपिंग कर रहा है, ठीक है, एक वो टाउन हो गया, ठीक है। तो इस तरह के 2 तरह के एरियाज़ के लिए एक नोटिफाइड एरिया कमेटी की स्थापना की जाती है, विच कैन बी स्टैब्लिश इन द नोटिफिकेशन इन द गवर्नमेंट गैजेट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट गैजेट की नोटिफिकेशन में जो कहीं ना कहीं इसकी स्थापना की जाती है, इसकी जो पावर्स होती है वो इक्विवेलेंट टू म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। जो म्यूनिसिपैलिटीज़ की पावर्स होती है बिल्कुल उसके इक्वल ही इसकी भी पावर्स होती है, ठीक है। ये पूरी तरह से एक नॉमिनेटेड बॉडी है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें म्यूनिसिपैलिटी की, तो वो नॉमिनेटेड नहीं, वो इलेक्टेड बॉडी है, लेकिन ये पूरी तरह से नॉमिनेटेड बॉडी है। इसके मेंबर्स और चेयरपर्सन सभी जो है कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो नॉमिनेट किए जाते हैं। इसके फंक्शंस की बात करें तो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट म्यूनिसिपल एक्ट, ठीक है। स्टेट म्यूनिसिपल एक्ट के फ्रेमवर्क के अंडर ही इसको सारे काम करने पड़ते हैं। ये ना तो पूरी तरह से इलेक्टेड बॉडी और ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नोटिफाइड एरिया कमेटी। अर्बन गवर्नमेंट की जो नेक्स्ट फॉर्म है दैट इज़ टाउन एरिया कमेटी। देखिए टाउन एरिया कमेटी की स्थापना किसके लिए होती है, फॉर स्मॉल टाउन, जो छोटे छोटे टाउन होते हैं उनके लिए जो है
टाउन एरिया कमेटी की स्थापना होती है, ठीक है। टाउन एरिया कमेटी के फंक्शंस क्या है, जैसे ड्रेनेज, रोड, स्ट्रीट लाइटिंग, ठीक है, और कंजर्वेंसी जैसे काम जो है ये टाउन एरिया कमेटी करती है। टाउन एरिया कमेटी को जब क्रिएट किया जाता है, देखिए इसको जो क्रिएट किसके द्वारा किया जाता है, एक सेपरेट एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर के द्वारा कहीं ना कहीं इसको क्रिएट करने का काम किया जाता है, ठीक है। टाउन एरिया कमेटी इट कैन बी अ होली इलेक्टेड, ये या तो पूरी तरह से इलेक्टेड भी हो सकती है या पूरी तरह से नॉमिनेटेड भी हो सकती है, या पार्टली आप इसको इलेक्टेड या पार्टली नॉमिनेटेड भी हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर, ठीक है, कि वो किस तरह से इसको इलेक्ट करते हैं या नॉमिनेट करते हैं, राइट। नेक्स्ट है, देखिए जो रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी बनी थी, जिसके जो अध्यक्ष थे AP जैन थे, ठीक है। रूरल अर्बन रिलेशनशिप के ऊपर एक कमेटी बनी थी AP जैन की अध्यक्षता में। इस कमेटी ने ये एक सुझाव दिया था कि जो टाउन एरिया कमेटी है ना, इसको भी कहीं ना कहीं पंचायत के साथ जो है मर्ज कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना कि किस कमेटी ने टाउन एरिया कमेटी को जो है पंचायतों के साथ जो है मर्ज करने की बात की थी। तो दैट वाज रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी, AP जैन की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी, और इसी कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि टाउन एरिया कमेटी को जो है पंचायत के साथ मर्ज कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कैंटनमेंट बोर्ड की, ठीक है। कैंटनमेंट बोर्ड की स्थापना कहाँ के लिए की जाती है, फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन कैंटनमेंट एरिया, ठीक है। ऐसे वो एरियाज़ जहाँ पे कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस के लोग या कहीं ना कहीं ट्रूप्स की जो पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है, तो उन एरियाज़ के लिए जो कैंटनमेंट बोर्ड की स्थापना की जाती है, ठीक है, फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सेटअप अंडर द प्रोविजन ऑफ कैंटनमेंट एक्ट 2006, ठीक है। 2006 में जो कैंटनमेंट एक्ट जो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, तो उसके प्रोविजन के अंडर ही कहीं ना कहीं कैंटनमेंट बोर्ड की स्थापना भी की जाती है, ठीक है। ये जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है। डिफेंस मिनिस्ट्री कहाँ की, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। क्योंकि इसको क्रिएट एंड एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है। जैसे हमने ऑलरेडी जो पहले जो हमने 4 तरह के जो बॉडीज़ की बात की, उनको जो कौन क्रिएट करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर करता है। लेकिन कैंटनमेंट बोर्ड की स्थापना कौन करता है, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इसीलिए इसको जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही काम करना पड़ता है, ठीक है। ये पार्टली नॉमिनेटेड होती है और पार्टली इलेक्टेड होती है, ठीक है। ना ये पूरी तरह से नॉमिनेटेड होती है, ना ही पूरी तरह से इलेक्टेड होती है, पार्टली होती है, ठीक है। और प्रेजेंटली जो है 62 कैंटनमेंट बोर्ड है हमारे थ्रू आउट इंडिया में, ठीक है। प्रेजेंटली मीन्स अगर हम 2016 का डेटा देखें तो उसके हिसाब से जो है अभी हमारे जो है 62 कैंटनमेंट बोर्ड हैं, ठीक है। और इसके जो फंक्शंस है वो कहीं ना कहीं म्यूनिसिपैलिटी के बिल्कुल इक्वल ही है, ठीक है, जो कैंटनमेंट बोर्ड है इसके फंक्शंस, ठीक है। और इसका जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसको जो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो ये कुछ था कैंटनमेंट बोर्ड के बारे में। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे टाउनशिप की, ठीक है। अर्बन गवर्नमेंट की एक अदर फॉर्म है दैट इज़ कॉल्ड टाउनशिप। तो टाउनशिप की स्थापना कहाँ पे होती है, फॉर द वर्कर्स एंड स्टाफ लिविंग नियर हाउसिंग कॉलोनीज, ठीक है। हाउसिंग कॉलोनीज में जो भी वर्कर्स रहते हैं, जो भी स्टाफ रहता है, ठीक है, उनको जो कहीं ना कहीं एक सिविक एमिनिटीज़ के लिए या उनको जो नागरिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए कहीं ना कहीं टाउनशिप की स्थापना की जाती है। और टाउनशिप को जो एडमिनिस्ट्रेट करता है, जो उसका प्रशासक होता है, वो टाउन का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के द्वारा जो है इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसको जो है असिस्ट कौन करता है, कुछ एक इंजीनियर या कुछ एक जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ होता है, ठीक है, उनके द्वारा जो है उस एडमिनिस्ट्रेटर को असिस्ट किया जाता है। और एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है कि वहाँ के जो भी टाउन एरिया है, ठीक है, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं वो लुक आफ्टर करता है, ठीक है। और नो इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, इसमें जो कोई भी इलेक्टेड मेंबर नहीं होता उसको जो है वही लोग जो अपने आप में से अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट ट्रस्ट क्या है, देखिए पोर्ट ट्रस्ट भी एक अर्बन जो है लोकल गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, अर्बन, ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश किया जाता है कहाँ पे, पोर्ट एरियाज़ में, जैसे मुंबई, चेन्नई, ठीक है, कलकत्ता, ऐसे बड़े बड़े शहरों के जो पोर्ट ट्रस्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है इसकी स्थापना की जाती है, विच इज़ क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसको जो कहीं ना कहीं संसद के एक्ट के द्वारा जो क्रिएट किया जाता है, ठीक है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो इलेक्टेड भी होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो जो है पोर्ट का ही अधिकारी होता है, ठीक है। सो दिस ऑल वाज द फॉर्म ऑफ अर्बन गवर्नमेंट, ठीक है। जो भी अलग अलग तरह की जो हमने अभी डिस्कशन की है अर्बन गवर्नमेंट के सारे ये प्रकार हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी था, ये सब कुछ था म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में हम अभी पढ़ रहे थे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।